नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के इस बुलेटिन में और आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। और बड़ी खबर है जो चौंकाती भी है और ये बताती भी है ट्रांसफर को लेकर क्या कुछ इस वक्त राज्य में चल रहा है। देहरादून आरटीओ में हुए फर्जी ट्रांसफर मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एसआईटी ने मामले के मुख्य आरोपी कुलवीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक कुलवीर और परिवहन उपायुक्त सुधांशु गर्ग के बीच बकायदा ट्रांसफर को लेकर एक डील हुई थी, जिसमें सुधांशु को आरटीओ देहरादून का पद मिलना था और बदले में कुलवीर को देहरादून सिटी बसों का परमिट मिलना था, जिसके चलते कुलवीर ने फर्जी ट्रांसफर का आदेश तैयार किया। कुलवीर के नेताओं से, अधिकारियों से अच्छी साठगांठ थी, इसलिए सुधांशु ने भी कुलवीर के साथ डील कर ली और फर्जी ट्रांसफर ऑर्डर पर पोस्टिंग लेने के लिए आरटीओ ऑफिस पहुंच गए। पुलिस का कहना है कि फिलहाल जांच जारी है और अन्य अधिकारियों से भी पूछताछ की जाएगी। मैंने एक साइड से डुप्लीकेट शासन आदेश निकालकर उसमें एक नया फर्जी शासन आदेश तैयार कर दिया। किसके लिए कर रहे थे सर? ये मैं किसी के लिए सर, एक वो है सुधांशु गर्ग, उनके लिए, मतलब उनसे रिलेटेड ये काम हो रहा था। तो उन्होंने क्या बोला था आपको? कितने पैसे में डिमांड हुई? कितने पैसे में आपका ट्रांसफर करवाएंगे? हमारा पैसों का कोई वो नहीं था। उनसे कुछ पहले के मेरे संबंध थे, तो उनसे अचानक कभी ये बातचीत हुई तो मैंने, ये मेरा कोई ऐसा स्वार्थ नहीं, मैंने कहा जब ये वो बनेंगे तो मैंने कहा मुझे कोई बसों का लाइसेंस दिलवा देना। यहाँ पर आदेश फर्जी तैयार किया था, उनका रोल हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं और कहीं पर लगता है कि कोई लॉ वायलेट किया है या कोई इस तरह की बात है जहां पर लीगल कार्रवाई की जाने की आवश्यकता है तो इमीडिएटली लीगल कार्रवाई करेंगे। तमाम एस्पेक्ट्स हैं, सभी एस्पेक्ट्स हम लोग जांच कर रहे हैं और जो भी फाइंडिंग्स रहेंगी आपको कम्युनिकेट करेंगे। और देहरादून में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है, तो हमने आराघर सब्जी मंडी की आपको तस्वीरें दिखाई थी, जहां सब्जी का जो दुकानदार था वो जो भी उसकी बची खुची सड़ी गली सब्जियां हैं वो सीधे जो गटर के ऊपर जो नाले गुजर रहे हैं वहां से उसमें जो ढक्कन लगा, देखिए जरा, उसे हटाकर उसमें डाल रहे थे। अब सोचिए जब बरसात यहाँ शुरू हो चुकी है और होने वाली है तो ऐसे में नाला चौक होता, जिससे बहुत बड़ा यहाँ पर नुकसान भी होता और बड़ी ज्यादा दिक्कतें होती। तो नगर निगम ने हमारी इस खबर के बाद कार्रवाई की है। तो आज कार्रवाई के लिए पूरा दस्ता यहाँ पर पहुंचा, जिसने दुकान का सारा सामान तो जब्त किया ही, साथ ही दुकानदार पर 10,000 का चालान किया और इसके अलावा भी जो अन्य दुकानदार थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। तो खबर का असर हुआ है। और ये क्या कुछ हो रहा था आरा मंडी में, एक बार फिर से आप जरा ये दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर वो है जहां गुनाह हो रहा है, दूसरी तस्वीर में उस गुनाह की सजा दी जा रही है आरोपी दुकानदार को। तो वहां जो भी सड़ी गली सब्जियां हैं, कूड़ा कचरा जो भी है उसकी दुकान का, इसे कहीं और डंपिंग जोन में ना फेंककर जो वहां से एक नाला या नहर जो गुजर रही है उसके ऊपर जो जालीदार ढक्कन लगा था इसको हटाकर इसके अंदर डाला जा रहा है, जिससे इसका चोक होने के पूरे चांसेस थे। लेकिन अब वीडियो के दिखाने के बाद इस पर कार्रवाई हुई है। गलती मेरे से हुई है, इसकी मैं माफ़ी मांगता हूँ। आइंदा आगे भविष्य में कोई ऐसी गलती नहीं होगी। क्या किया था मेरे द्वारा? मेरे से ये सब्जी की वो कूड़ा डल गया था नहर में डला। हाँ जी, वो मेरे से, मुझे नहीं पता था सर। हाँ जी और मुझे पता नहीं, मैंने देखा नहीं इतना। इनके ऊपर हैवी पेनल्टी लगाई जाएगी और इनके दुकान को भी वहाँ से तत्काल हटाया जाएगा, क्योंकि ये किसी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि जब पूरा नगर निगम और यहाँ के हर नागरिक शहर को साफ सुथरा रखने में योगदान दे रहे हैं, बरसात आने वाली है, ऐसी स्थिति में अगर ड्रेनेज सिस्टम में इस तरह की कूड़े डाले जाएंगे तो बरसात में हम सब के लिए दिक्कत पैदा करेगा। और एक और बड़ी खबर देहरादून से ही है, जहां जहरीली शराब कांड का आरोपी अजय सोनकर उर्फ घोंचू हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है, उसे बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने सरकार के जवाब के बाद माना है कि घोंचू का इस मामले से सीधे तौर पर कोई संबंध नहीं है, सीधे तौर पर उसकी कोई भूमिका नहीं है और इसके बाद अदालत ने घोंचू को जमानत दे दी है। तो देहरादून के पथरिया पीर इलाके में जहरीली शराब ने 7 लोगों की जान ले ली थी, जिसके बाद अजय सोनकर को आरोपी बनाते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। तो निचली अदालत से जब जमानत नहीं मिली तो हाईकोर्ट में गया और वहां से जमानत मिल गई है। कि कोई भी गवाहों ने डायरेक्टली अजय सोनकर एलियास घोंचू का कहीं पे भी नाम नहीं लिया गया है, ना भी कभी उसकी कोई इंडिपेंडेंट विटनेस ने ये बोला है कि इन्होंने डायरेक्टली उससे ली थी। जिन्होंने भी विटनेस ने जो भी गवाह मैंने बोला है वो उनके खिलाफ बोला गया, वो को एक्यूज गौरव के खिलाफ बोला गया। इस चीज को देखते हुए कोर्ट ने ये पाया कि उनके खिलाफ अभी कोई ऐसे डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। इसको कंसिडर करते हुए कोर्ट ने आज अजय सोनकर एलियास घोंचू जी की बेल ग्रांट कर दी।
तो ये तो लगभग तय हो चुका है कि इस बार कांवड़ यात्रा नहीं होगी। यूपी में भी ये बैठक करके तय हो चुका, लेकिन अगर फिर भी कोई यहाँ आता है तो उसके लिए नियम कायदों का पालन करवाना होगा। और हरिद्वार में इसी को लेकर बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में हरिद्वार प्रशासन के साथ ही उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, जबकि हरियाणा के यमुनानगर के जिलाधिकारी और एसएसपी शामिल हुए और कांवड़ियों को रोकने की योजना पर सहमति बनी है। तो ऐसे में फैसला ये हुआ है कि अगर कोई भी कांवड़िया दूसरे राज्य से हरिद्वार आता है, पहले तो उसे रोका जाएगा। अगर कोई ट्रेन से या फिर किसी साधन से यहाँ पहुंचता भी है तो उसे 14 दिन तक पहले क्वारंटीन किया जाएगा और फिर उस 14 दिन में उसके क्वारंटीन पीरियड का जो भी खाने पीने का किराए का खर्च होगा वो उसी कांवड़ी से वसूला जाएगा। साथ ही हरिद्वार में कांवड़ से संबंधित कपड़े या फिर अन्य सामान को बेचने में भी पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। जो चुनौती है उसको दृष्टिगत रखते हुए जरूर बिल्कुल उसका कोई भी बिक्री ना करें। अगर उसके बावजूद भी अगर कोई उसका वायलेशन करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। जैसे हम अन्य राज्यों से अपेक्षा कर रहे हैं, इसी प्रकार का हम विद इन द डिस्ट्रिक्ट हम एक रणनीति बना रखे हैं। सभी जगह में जो है ग्राम पंचायत, तो हम लोग हर प्रयास से ये संभव प्रयास करेंगे कि पब्लिक इसके लिए जागरूक रहे और उनको ये बात जितना ज़्यादा हो सके हम समझाएंगे, उनकी मदद करेंगे। हमारी तरफ से एनफोर्समेंट, अपील हर प्रकार से उत्तर प्रदेश के सभी ज़िले इस चीज़ में लगे हुए हैं। तो कुल मिलाकर कोशिश यही है कि किसी भी तरह के आयोजन के नाम पर भीड़ ना हो, जिससे कोरोना को फैलने से रोका जा सके। और अब बात चारधाम देवस्थानम एक्ट की, जिसमें हर दिन हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। हाईकोर्ट में राज्य सरकार चारधाम एक्ट पर अपना पक्ष रख रही है। तो सरकार ने कहा है आज ये एक्ट किसी भी हिंदू धर्म के लोगों के खिलाफ नहीं है और धार्मिक स्वतंत्रता के साथ अपने धार्मिक स्थल बनाने और उनके रखरखाव में बाधक नहीं है। सरकार के महाधिवक्ता ने अदालत में कहा कि सरकार का एक्ट सही है, लेकिन इससे अब चढ़ावे में आ रही रकम, सोना चांदी का हिसाब किताब रखा जाना है, इसीलिए इसका विरोध हो रहा है। कोर्ट में एक अन्य याचिका का हवाला देते हुए सरकार ने कहा कि लाखों की कमाई इन मंदिरों से होती है, लेकिन उनका अब तक कोई हिसाब रखा नहीं जाता था। अब कल फिर से इस मामले में सुनवाई होगी। और अब बात कोरोनिल और उस पर मचे विवाद की। योग गुरु बाबा रामदेव को आखिरकार आज एक बार फिर से दवा लॉन्च के बाद सामने आना पड़ा और अपनी दवा को लेकर सफाई दी। स्वामी रामदेव ने कहा, कोरोनिल के काम पर आयुष मंत्रालय ने हमारे प्रयासों को सराहा है और क्लिनिकल ट्रायल और रजिस्ट्रेशन दोनों प्रक्रिया में सभी नियमों का पालन किया गया है। स्वामी रामदेव ने बताया कि क्लिनिकल ट्रायल के जो भी पैरामीटर्स हैं, जो भी मापदंड हैं, उनके तहत ही रिसर्च की गई है। अभी तक कोरोना के ऊपर क्लिनिकल ट्रायल हुआ है, इसके अलावा 10 से ज्यादा बीमारियों पर हम ट्रायल कर रहे हैं। आखिर जब आयुष मंत्रालय ने भी कहा है कि भाई पतंजलि ने जो 23 जून को कोरोना के संदर्भ में जो रेंडमाइज्ड प्लेसिबो कंट्रोल डबल ब्लाइंड क्लिनिकल ट्रायल किया, ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। रेंडमाइज्ड प्लेसिबो कंट्रोल डबल ब्लाइंड क्लिनिकल ट्रायल किया, उसमें 3 दिन में 69%, 7 दिन में 100 के 100% पेशेंट नेगेटिव हो गए। उसका पूरा डेटा हमने आयुष मंत्रालय को दे दिया। उसके लिए जो भी रिसर्च के लिए अप्रूवल से लेने थे, CTRI के अप्रूवल से लेकर के, वो सारे के सारे अप्रूवल्स भी हमने आयुष मंत्रालय को सबमिट कर दी। और वहीं ये मामला नैनीताल हाईकोर्ट में भी पहुंचा है, जहां अदालत ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया और साथ में पतंजलि आयुर्वेद को भी नोटिस जारी किया है। और इसके साथ ही निदेशक आयुष ICMR निम्स विश्वविद्यालय राजस्थान को भी नोटिस जारी किया और 1 हफ्ते के अंदर सभी को जवाब दाखिल करना होगा। अधिवक्ता की याचिका पर कोर्ट में सुनवाई की गई है। याचिका में इस दवा को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने की मांग की गई है। इधर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बीच में वार पलटवार का दौर जारी है। तो जिस तरह से बीजेपी की तरफ से कहा गया हरीश रावत से कि ऐसे मौकों पर राजनीति ना करें, तो अब हरीश रावत कह रहे हैं, मुख्यमंत्री ये बताएं
कि सीएम और उनकी पार्टी जो वर्चुअल रैली कर रही है और पूरे देश भर में कांग्रेस को कोस रहे हैं और हम उनकी और केंद्र सरकार की विफलताएं भी लोगों को ना बताएं। हरीश रावत ने कहा कि अभी तो हमने 2 ही कार्यक्रम किए और मुख्यमंत्री की सलाह मानकर बाकी के कार्यक्रम स्थगित कर रहा हूं, लेकिन राज्य के विकास से ध्यान हटा तो हम आगे भी प्रदर्शन करेंगे। तो हरीश रावत ने सीएम की सलाह मानते हुए गैस सिलेंडर सिर पर रखकर विरोध का प्रोग्राम और रोडवेज की बस के आगे लेटने का जो उनका कार्यक्रम था उसे फिलहाल टाल दिया, लेकिन वो बीजेपी से ये भी कह रहे हैं कि आप भी राजनीति कर रहे हैं, इसलिए आप भी उसे बंद कीजिए। देहरादून से खबर है, यहां सरकारी विश्वविद्यालय और कॉलेजेस में ई ग्रंथालय की शुरुआत कर दी गई है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसकी आज शुरुआत की है। इस ई ग्रंथालय से राज्य के 5 विश्वविद्यालय और 104 महाविद्यालय जुड़ गए हैं। एक पोर्टल से इन सभी को जोड़ा जाएगा। इस नई सुविधा से करीब 2.5 लाख छात्रों को सीधे सीधे लाभ होगा। ई ग्रंथालय से जुड़ने वाला उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां डिजिटल एजुकेशन की दिशा में काम किया जा रहा है। उधम सिंह नगर के किच्छा से विधायक राजेश शुक्ला अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं। शुक्ला पंतनगर विश्वविद्यालय कैंपस में धरने पर बैठे हैं। शुक्ला विश्वविद्यालय के उस फैसले से नाराज थे जिसमें 200 से ज्यादा डेली वेजेस कर्मचारी और मजदूरों को विश्वविद्यालय ने बजट ना होने का हवाला देकर काम पर आने से मना कर दिया था। विधायक ने विश्वविद्यालय प्रशासन से अपने इस फैसले को तुरंत वापस लेने की मांग की। लेकिन मुझे अफसोस है कि इस आश्वासन के बाद मैंने समाचार पत्रों में बयान दिया कि कोई नहीं निकाला जाएगा, लेकिन आज 1 जुलाई को इन्होंने 200 कर्मचारियों को आज बिठा दिया, उनसे कह दिया गया आप काम पर नहीं आएंगे। तो एक तरह की वादा खिलाफी है, एक तरह से यह शासन प्रशासन के बीच में, जनप्रतिनिधियों के बीच में जो एक अंडरस्टैंडिंग होती है। और चलिए आज का कोरोना अपडेट देते हैं तो आंकड़े बहुत ज्यादा राहत नहीं देते हैं, क्योंकि आज राज्य में 66 नए मामले सामने आ गए हैं और इस तरह से अब आंकड़ा हो गया है 2947, यानी कि लगभग 3000 के पास, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या इस वक्त 562 है। तो आज देहरादून में 20 मामले सामने आए, नैनीताल में 22 मामले सामने आए, अल्मोड़ा में 5, उत्तरकाशी में 9, टिहरी में 4, जबकि चंपावत, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में 2 नए मामले सामने आए हैं। तो कुल मिलाकर 66 मामले आज एक दिन में राज्य में नए सामने आए हैं। तो आज अनलॉक 2 का पहला दिन है और इस दौरान लोगों ने किस तरह से नियमों का पालन किया है, देहरादून के आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, जहां लोगों को ये लगने लगा है कि नियमों में जैसे जैसे ढील मिल रही है तो शायद कोरोना भी उसी गति से कम हो रहा है, जबकि आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो कई बगैर मास्क के बेखौफ घूमते नजर आए। मास्क तो पहन लो मैम। मैम सारा दिन पहना नहीं जाता ना। लोगों ने नियमों का पालन नहीं किया, मास्क नहीं लगाया, आपने आज भी नहीं लगा रखा। आप मानते हैं गलत है? दुकान में बैठे हुए हैं बिना मास्क लगाए, आप बताइए। ने मास्क नहीं लगाया, आज आपने भी नहीं लगा रखा। सॉरी मैम। कोई फॉलो ही नहीं कर रहा है, इतना बोला भी गया है। सॉरी मैम। भारत सरकार की तरह जोखिम भत्ता देने, महीने में 1 दिन का वेतन कटौती वापस लेने समेत 4 सूत्री मांगों को लेकर मेडिकल लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन ने हड़ताल शुरू कर दी है। कोविड-19 की महामारी के बीच लैब टेक के ने बुधवार को अपने हाथों में काली पट्टी बांधकर कामकाज किया। हड़ताल के पहले चरण में 5 जुलाई तक इसी तरह विरोध होगा और 6 जुलाई से लैब टेक्नीशियन ने काम न करते सामूहिक उपवास पर जाने की चेतावनी दे दी। और खबर पौड़ी से, जहां के कलजीखाल ब्लॉक के धमेली गांव में अचानक एक मकान गिर गया जिसमें 80 साल के बुजुर्ग की जान चलेगी। घटना के वक्त वो घर के अंदर सो रहे थे। बताया जा रहा है मकान काफी पुराना था और जर्जर हो चुका था। घटना के वक्त जो बुजुर्ग थे उनके बेटे और बहू बाहर आंगन में थे, जिसकी वजह से बुजुर्ग को अपनी जान गंवानी पड़ी। दलवीर सिंह नाम के 88 साल के बुजुर्ग थे, वो अपने कमरे में सोए हुए थे। ऊपर से मकान भरभरा के गिर गया, इसके नीचे दबकर इनकी मृत्यु हो गई। और चलिए अब आपको जो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं शायद कभी नहीं देखी होंगी पहले, यकीनन हम कह रहे हैं, और हैरानी आपको होगी। ये जो तस्वीर है ये रामनगर के गरजिया मंदिर की है। तो गरजिया मंदिर अगर आप लोगों ने देखा तो पता ही होगा, नहीं देखा तो हम बता दें कि बड़ी एक ऊंची सी पहाड़ी है, नदी के बीचों बीच एक पहाड़ी है और बड़ी खड़ी उसमें सीढ़ियां हैं जिसमें ऊंचाई में चढ़ के जाना होता है।
लेकिन इसी सीढ़ियों से चढ़कर जब यहाँ गजराज पहुंचे तो इससे हर कोई हैरान रह गया। ये हाथी यहाँ तकरीबन 20 सीढ़ी चढ़कर पुल के चबूतरे तक पहुंच गए। इसमें एक हाथी एक ओर से, 2 हाथी मंदिर की ओर से चढ़े। तो बताया जा रहा है कि हाथियों के इस झुंड में करीब 15 हाथी थे। ऊपर चढ़े ये हाथी यहाँ रखे खाने पीने के सामान को टटोल रहे थे और ये पूरी घटना वहाँ सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। घटना 24 जून की सुबह 3:30 बजे की है। तो गिरिजा मां में आस्था रखने वाले फिलहाल इसे चमत्कार मान रहे हैं। पहली बार देखा कि हाथी सीढ़ियों के द्वारा पुल पर पहुंच रहे हैं। 2 हाथी एक साइड से माता की मंदिर की साइड से और एक हाथी दूसरी साइड से पुल पर आकर यहाँ सामान वगैरह ढूंढ रहे थे। बाकी अन्य हाथी उनके नीचे घूम रहे थे। हमारी लाइफ में हमने ये आश्चर्यजनक घटना यहाँ पहली बार देखी कि पुल पर हाथी सीढ़ियों द्वारा चढ़कर आ रहे हैं। उन हाथियों का 12-15 हाथियों का झुंड आ गए यहाँ पूरा मतलब वन क्षेत्र है। पर हमने लाइफ में पहली बार देखा कि जो हाथी हैं वो पुल पे चढ़ के सीढ़ियों पे चढ़ के आ रहे हैं और पुल पे जितना सामान है वो नीचे फेंक रहे हैं, अपने साथियों को दे रहे हैं। उधर पंतनगर और हल्द्वानी के बीच एक हाथी के मौत की खबर आई। यहाँ सीमा इंस्टीट्यूट के पास एक 60 से 60 साल का नर हाथी मरा हुआ मिला और मृत हाथी के होने की खबर के बाद वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि इसकी मौत कैसे हुई, क्योंकि शरीर पर किसी तरह के कोई निशान नहीं मिले हैं। तो ऐसे में लग रहा है कि शायद हाथी की उम्र बहुत ज़्यादा थी और जिसकी वजह से वो प्राकृतिक तौर पर ही उसकी जान गई है। एक नेचुरल डेथ प्रतीत हो रही है, क्योंकि हाथी के सभी अंग सुरक्षित हैं तथा आसपास कोई अन्य आबादी का क्षेत्र नहीं है जिससे प्रतीत हो कि किसी अन्य वजह से उसकी मृत्यु हुई हो। लेकिन असली स्थिति का पता जो है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद पता लग पाएगा। जल्द ही देहरादून के सहस्त्रधारा हेलीपैड से श्रीनगर और टिहरी के लिए हेली सेवा शुरू होंगी। सिविल एविएशन सेक्रेटरी दिलीप जावलकर ने कहा है कि 10 से 12 दिन के अंदर ये सेवा शुरू हो जाएगी। वहीं 4 धाम रूट पर मॉनसून सीजन को देखते हुए फिलहाल हेली सेवा शुरू नहीं होगी और हेली सर्विस 30 सितंबर के बाद ही शुरू हो पाएगी। इसके अलावा एयर इंडिया जल्द हैदराबाद और बेंगलुरु को कनेक्ट करते हुए देहरादून के लिए नई उड़ानें शुरू करेंगी। मंत्री हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक हुई। हायर एजुकेशन में फीस की एकरूपता लाने के मकसद से अम्ब्रेला एक्ट को लेकर बनाई गई समिति में मंत्री सुबोध उनियाल और धन सिंह रावत भी मौजूद रहे, जिन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर शासकीय विश्वविद्यालयों के सभी प्रावधानों को लेकर बातचीत की। जो सरकारी विश्वविद्यालय हैं उसमें अम्ब्रेला एक्ट एक छाते के नीचे सारे विश्वविद्यालयों को एक कानून के दायरे में लाने की आज उप समिति, मंत्रिमंडल की उप समिति की बैठक हुई और ये बहुत ही मैं सोचता हूँ कि ये पहला प्रयास है उत्तराखंड में जब इस तरह का प्रयास किया गया है। कांग्रेस ने पौड़ी विधायक मुकेश कोहली पर लॉकडाउन नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए डीएम पौड़ी से आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में पौड़ी विधायक पर ग्राम पंचूर में एक शिलान्यास कार्यक्रम में लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करते हुए भीड़ जुटाने का आरोप है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देहरादून में कांग्रेसियों पर हुए मुकदमे की तर्ज पर विधायक पर भी मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे जल्दी।